Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and today's topic of discussion is markets are at all time high. Should you sell a part of your mutual funds? और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ हैं मिस्टर फराज, बिजनेस हेड सेंट्रिसिटी. वेलकम सर. Thank you so वेलकम much, टू Anuj. सेंट्री शाला. It's always a सो pleasure. थैंक यू सर. क्वेश्चन मेरा यही है कि आज मार्केट्स हर रोज हाई पे हाई टच करता जा रहा है, तो एक म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है म्यूचुअल फंड से, कुछ रिडेम्पशन डालनी है या चलने देना है? तो देखिए आंसर मेरा शायद घिसा पिटा ही होगा और वो है एसेट एलोकेशन. राइट. सो एसेट एलोकेशन इज द किंग. लॉन्गर टर्म में जो आपकी जो वेल्थ क्रिएट होती है वो आपका अगर जो भी है वो एसेट एलोकेशन से होता है. राइट. देखिए इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स हैं. पहला मार्केट क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है. ऊपर आप ले जा सकते हैं, नीचे आप ले जा सकते हैं? नहीं. आंसर इज नो. फंड मैनेजर क्या कर रहा है, क्या आपके वो हाथ में है? आंसर इज अगेन नो. लेकिन जो एक चीज आपके हाथ में है वो है एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन से मेरा क्यों यहाँ पे इससे आपके जो क्वेश्चन का आंसर एसेट एलोकेशन है मैं आपको बताता हूँ. सपोज आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, आपका जो है लगभग 50% इक्विटी में है और 50% डेट और कमोडिटी के अंदर है. अब आपका मानिए मार्केट क्योंकि रैली करी, ये 50% जो इक्विटी में होना था वो बढ़ के मानिए 60% हो गया है. राइट. और बाकी डेट का कंपोनेंट और कमोडिटी का कंपोनेंट अब घट के 40% हो गया है. ठीक है. तो वक्तन फवक्तन ये नहीं कि आप रोज एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग करते रहिए. आप वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होनी चाहिए. आपको क्वार्टरली करना है, आपको बाय एनुअली करना है, कैसे भी करना है वो आप एक अपनी खुद की एक कर लीजिए जो आपको ठीक लगता है. या फिर आपको लगता है कि अब कुछ ट्रेंड में चेंज है तो तब भी आप कर सकते हैं अपनी रीबैलेंसिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो. तो ऑटोमेटिकली जब आप रीबैलेंसिंग करेंगे तो चाहे वो मार्केट सपोज ये तो मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर चली गई और 50 का 60% हो गया, आप जब वापस रीबैलेंस करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एंड यू आर अगेन कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल एसेट एलोकेशन. ऐसे ही जब जो है आपका मानिए मार्केट किसी वजह से डाउन हो गई और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब वही 50% इक्विटी आपका घट के 40% हो गया है. तो उसको भी आपको रीबैलेंस करके आपको वापस 50% पे ले आना चाहिए. ठीक है. इस प्रिंसिपल से जो एज ओल्ड सेइंग है कि बाय लो सेल हाई, यू आर एबल टू फॉलो इट इन द लॉन्गर पीरियड. सो जो है मूल मंत्रा अगर आप देखिए तो एसेट एलोकेशन है. अब इसके अंदर आपका मुझे लगता है मैं अगर प्रीएम्प्ट करूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है स्मॉल कैप मिड कैप का क्या करना चाहिए. आंसर फिर यही है क्योंकि जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं एक अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप वो अपना ये करेगा कि इवन एट 50% ऑफ इक्विटी उसको भी वो सब डिवाइड करेगा कि मेरा जो है इस 50% के अंदर मेरा कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में होना चाहिए. अब उसके अंदर कुछ फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप भी हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली उनके पास एक अच्छा टूल होना चाहिए कि उसको उनकी समरी दे दे. जैसे सेंट्रिसिटी हम लोग एक प्रॉपर टूल प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर उनको जो है अपना पूरा कैपिटलाइजेशन ब्रेकअप मिल जाता है. तो उसके अंदर भी अगर आप मानिए कि आपने सोचा था कि इस 50% के अंदर 15% मेरा स्मॉल कैप में होना चाहिए, 15% मेरा मिड कैप में होना चाहिए और 20% लार्ज कैप में होना चाहिए. तो मानिए अब ये 15% बढ़ के 20% हो गया या 25% हो गया, तो वापस वही जो हम लोग ने ओवरऑल इक्विटी और डेट की बात कर रहे थे वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए. So again, my answer will be asset allocation and asset allocation. तो इसमें से सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, एक जो बिल्कुल एक रिटेल इन्वेस्टर है या आप फाइनेंशियल टर्म्स नहीं जानता है, एसेट एलोकेशन नहीं समझता है, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉफिट्स के लिए कि किसी ने बोल दिया SIP कर लो, उसने SIP स्टार्ट कर ली और 3-4 साल में SIP हो सकता है अच्छा उसको रिटर्न दे रही है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट भी हाई है तो उसको एसेट एलोकेशन समझ नहीं आ रहा है, उसको ये समझ नहीं आता है लार्ज कैप में क्या डालना है, मिड कैप में कितना करना है, वो उसके लिए भी कुछ है. तो देखिए मेरा आंसर शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए यहाँ पे. अब कुछ लोग मेरे आंसर से शायद ना इत्तेफाक रखें, बट देखिए SIP से जब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं आपका एक लॉन्गर टर्म होराइजन है. राइट. उसके अंदर जो है आपको यू हैव टू स्टे पुट. जो एक वो हीरो होंडा का ऐड आता था बहुत पहले, फिलिप शट इट फॉरगेट इट,
SIP आप एक अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए जनरली करते हैं। अब वो रिटायरमेंट हो सकता है, या बच्चों की एजुकेशन हो सकता है, या बच्चों की मैरिज हो सकती है, वो जो भी है। उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप डाल के भूल जाइए जी। वहाँ पे आपको ये सब नहीं करना है। ये जनरली जब ये आदमी है कि जिसके अंदर आप देखिए अलग अलग फेजेस होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन फेज और एक होता है जो हार्वेस्टिंग फेज। ये जो एक्यूमुलेशन फेज वाले हैं ऑब्वियसली, और स्पेशली जो SIP के थ्रू कर रहे हैं, दे हैव टू वही फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। और जो हार्वेस्टिंग वाले हैं जिनका एक लमसम बड़ा पैसा लगा हुआ है ऑलरेडी, अब उनको जो है ये देखना है कि मेरे को एक प्रॉपर रिटर्न, मुझे एक प्रॉपर जो मेरी डिज़ायर्ड रिटर्न है वो पोर्टफोलियो से मिलती रहे, और मैं कभी जब मार्केट ओवर वैल्यूड हो रही है या अंडर वैल्यूड हो रही है या डेट के अंदर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसके अंदर जो है उनको रिबैलेंसिंग की ज़रूरत है। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है हमेशा, वो है कोर पोर्टफोलियो और फंडामेंटल पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो टैक्टिकल पोर्टफोलियो है या सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जो हम लोग बात करते हैं, डिपेंडिंग, जैसे अब टैक्टिकल या सैटेलाइट पोर्टफोलियो से मेरा क्या मतलब है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, आज से 2-3 साल पहले आपने देखा कि स्मॉल कैप्स जो हैं बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हैं, या फिर आपने देखा कि जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हैं, आपने उसकी तरफ ज़्यादा अपना एलोकेशन कर दिया बनिस्बत जो आप चाहते थे या जो आपने डिसाइड किया था, आपने उसका एडवांटेज लिया, अब वो थीम प्ले आउट हो गई काफ़ी हद तक, अब आप उसको वापस रिबैलेंसिंग कर सकते। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, वो ये है कि कभी कभी इन्वेस्टर क्या करता है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपने बोला एसेट एलोकेशन। अब कुछ उसका ये मतलब समझ लेते हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो लाइक 20-30% से इक्विटी का ग्रो कर गया और मार्केट भी हाई है, तो मैं यहाँ बेच दूँ और नीचे फिर खरीद लूँ। ये किस हद तक सही है? सर अगेन मैं एक एज ओल्ड सेइंग कहूँगा, टाइमिंग द मार्केट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट। फिर आज तक तो मैंने सर थोड़ा सा छोटा सा कैरियर है 20 साल का, उसमें मैंने कभी भी जो है किसी को टाइम करते हुए और सक्सेस पाते हुए नहीं देखा है। एक आध बार आदमी का वो होता है लक, चल जाता, वो काम कर जाता है, बट चाहे वो सबप्राइम वाला हो, तो जब वहाँ पे करेक्शन हो रहा था, तो जब 23,000 से 17,000 तक आई, लोग जो हैं अरे अच्छा मैं डालता हूँ, जब 8,000 पे 17,000 के बाद 8,000 तक मार्केट गई है उस समय, राइट, लोगों ने हिम्मत सबकी ख़त्म हो गई थी। ऐसे ही कोविड का वक्त भी था जिसमें हम लोग ने देखा है कि ऊपर गई मार्केट और फिर नीचे आएगी, किसी को बॉटम नहीं मालूम, किसी को टॉप नहीं मालूम है। आपको ट्रेंड देखने होते हैं कि व्हाट आर द माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हमारे अगले कुछ सालों के लिए या कुछ डेकेड्स के लिए पॉजिटिव है, लुक एट दोज ट्रेंड्स, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और फिर अगेन देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी मुश्किल हैं, जो मैंने बार मैं आपसे एक चीज़ मैंने शुरुआत में भी यही कही कि मार्केट क्या करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। फंड मैनेजर्स क्या करेंगे जिनको आपने पैसा दिया हुआ है मैनेज करने के लिए, आई मीन AMCs, राइट, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके जो कंट्रोल में है वो है एसेट एलोकेशन। आप सिंपल फॉलो करते रहिए। अगेन फ्रीक्वेंसी क्या करना है, ये मत करिए कि डेली करिए या वीकली करिए या मंथली करिए, दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। ईयरली कुछ लोगों को ठीक लगे तो ईयरली करें, बट अगेन अगर इफ़ यू सी अ चेंज इन द मेजर ट्रेंड्स, तो आप तब भी एक एडहॉक भी एसेट एलोकेशन अपना रीबैलेंस कर सकते हैं, बट डोंट ब्रेक योर एसेट एलोकेशन। कभी आप ओवर बुलिश हो जाएं और आपने जो है इक्विटी आपकी जो 50% होनी थी, वही पुराना एग्जाम्पल को आपने उठा के 80-90% कर दी, या मार्केट नीचे करेक्ट हो रही है, आप इतना डर गए कि चलो सब कुछ इक्विटी का बेचो। और अच्छा, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझ लो कि अगर मार्केट्स डाउन ट्रेंड में आ गई है, काफ़ी तेज़ी से फॉल हो रहा है, तो एवरीबॉडी इज़ लाइक कि अपना पोर्टफोलियोज बेच दो या पूरा इक्विटी से निकल जाओ, डेट में आ जाओ। और जैसे जनरली ऐसा देखा गया, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसा करता है, वहीं से मार्केट यू टर्न ले लेते हैं। देखिए, मैं इसको दूसरी तरीके से जवाब देता हूँ। देखिए, एक इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत पहले से उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मानिए वो 2004 से लेके 2008 तक का बुल फेज भी देखा, करेक्शन फेज भी देखा, तो फिर
जो 2008 से 2011 तक रहा, जहाँ पे नो रिटर्न्स रहा। हाँ जी। फिर उसके बाद वापस मार्केट अपटेक करी, फिर फेजेस आए फिर आए। जहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल मार्केट ने नहीं किया, लगभग 2015 के अराउंड ये हुआ था। फिर उसके बाद कोविड वाला भी फेज देखा जहाँ पे मार्केट 60% तक करेक्ट कर गई थी। तो वो लोग समझ चुके हैं। तो जब भी एक नया लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आता है, क्योंकि हमारा जो एम्फी है, अगर आप देखिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ जी। म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन करके वो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो एवरी टाइम एवरी ईयर यू सी फ्रेश पीपल कमिंग इन। तो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने मार्केट साइकिल्स देखी हैं वो थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं। जो लोग अभी हर साइकिल में नए आते हैं उनको लगता है कि फॉरेन रिटर्न बनेगी और जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादा उनके लिए सही है। हल्के हल्के, इट इज़ अ स्लो लर्निंग प्रोसेस। एक्सपीरियंस टीचर्स अ लॉट। इज़ अ ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर ये एक्सपीरियंस की ही बात है कि जिसका जैसा एक्सपीरियंस होता है उसी को वो वैसे ही उस एसेट क्लास को वो ट्रीट करता है। तो जिसका अच्छा एक्सपीरियंस है वो उसको अच्छा कहेगा, जिसका बुरा एक्सपीरियंस रहा वो बुरा कहेगा। बट फॉर दैट यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड टू लर्न। और हमेशा जैसे मैंने कहा है, अगर इस जर्नी के अंदर इन्वेस्टर के साथ एक अच्छा सारथी हो, वो उसको गाइड कर सकता है। वो सारथी का काम ये नहीं है कि वो उनको जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेयर्स बता दे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड्स बता दे, क्योंकि इट इज़ ऑल अ क्वेश्चन ऑफ कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। और तो ये सिंपल चीज़ है। उसका जो मेन काम होता है अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि उसको जो ग्रीड और फेयर की जो साइकिल है, तो जब वो छलांग मारने को तैयार हो और वो उसके लिए सुसाइड है, वो उसको पकड़ ले। और जब उसको डर लग रहा हो और सही वक्त है वो छलांग मारने के लिए, तो वो उसको हल्का सा धक्का दे। तो ये एक सारथी का काम है। और इस होल जर्नी के अंदर अगर आपके पास अच्छा सारथी हो तो वो आपको गाइड कर सकता है। यही मेन काम है। एक हमेशा कहते नहीं मशवरा करके करते हैं और काम तो अच्छा होता है। तो वो एक मशवरा एक हो रहा है जी। सो एसेट एलोकेशन पे सर आई थिंक काफ़ी बातें आपने की। एक मैं शॉर्ट में बहुत आंसर आपसे चाहूँगा, इंडियाज़ वे टू 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ आप इस पे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वीडियो का नेक्स्ट यही था, तो मैं सोचा इसी में कवर कर लेते हैं जी। सो इस पे आपके व्यूज़। एक तो मेरे से शॉर्ट आंसर एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, और ये जो टॉपिक आप बोल रहे हैं वो तो उसमें डबली मुश्किल। हाँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी रिक्वेस्ट करने की। हाँ। सर देखिए, मोटा मोटा अगर आप देखिए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 7-7.5% से ग्रो करना एक्सपेक्टेड है। हाँ जी। अब इसके अंदर देखिए ये है आपकी रियल ग्रोथ। इसका माने कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, तो ये आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। अगर आप बिफोर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रखिए, मैं कहता हूँ 5% भी इन्फ्लेशन है, तो 7 + 5 12%। 12% से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब 12% में हमारी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जीडीपी के अंदर जो आपको थोड़े उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, वो हल्के हल्के ग्रोथ करते हैं, जिसमें मेन है एग्रीकल्चर। तो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को हटा दीजिए तो मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि कॉर्पोरेट इंडिया 15% से ग्रो करेगा। तो मैं इसका सिंपल और छोटा सा जवाब यही दूंगा कि हर साल अगर मार्केट 15% से ग्रो कर रही है, आपको बस मैथमेटिक्स तो मैथ्स आना चाहिए, क्योंकि अभी अगर 4 ट्रिलियन है तो उसको 15% से आप ग्रो करके 10 पे कब पहुंचेंगे। और देखिए अल्टीमेटली देखिए, मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स। इसका छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपने पेट को जो है लेके जाते हैं पार्क में, उनके हाथ में लीश होती है। और वो पेट उनका कभी दाएं भागता है, कभी बाएं भागता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, बट अल्टीमेटली वो पेट कहाँ जाता है? जहाँ पे वो लीश होती है, लीश लेके जो आदमी लेके जा रहा है वो जहाँ लेके जाना चाहता है अल्टीमेटली। तो आप बस इतना सिंपल समझिए कि वो पेट आपका इक्विटी मार्केट है। वो कभी करेक्ट करेगी, कभी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस के आगे भाग जाएगी, ये एक साइकिल है, वो इधर उधर भागेगी वेवर्ड, बट अल्टीमेटली जहाँ अर्निंग्स लेके जाएगा अल्टीमेटली मार्केट वहीं जाएगी। तो जो 15% का मैंने बताया है वो हमारा वो ओनर है, वो ओनर है। तो हमेशा ये कहते हैं अर्निंग्स इज द किंग।
तो जहाँ अर्निंग्स मार्केट को लेके जाएगी, और आई थिंक सो दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड बी ट्रैकिंग, बिकॉज मार्केट इज नॉट एन एब्सोल्यूट नंबर, इट इज अ रिलेटिव नंबर, इट इज कोरिलेटेड टू दीज अर्निंग्स। अगर हमारी अर्निंग्स बढ़ती चली जाएंगी तो हमारी मार्केट जो आज है वो कल नहीं रहेगी, वो भी बढ़ेगी। यही चीज़ पिछले 20 साल में हमने एक्सपीरियंस की है। मार्केट 2,500 से 3,500 लेवल से आज लगभग 72,000-73,000 लेवल्स पे वो क्यों हुआ? क्योंकि अर्निंग्स ग्रो कर फ्रॉम अ सब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टू अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट इज द रीजन व्हाई द मार्केट हैज गॉन अप, राइट? सो अल्टीमेटली इससे छोटा आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे जवाब दिए। शुक्रिया। और टू ऑल इन्वेस्टर्स, मार्केट्स जैसा कि फराज ने हमें बताया कि मार्केट्स कहीं भी जाएं, मार्केट्स एक एसेट एलोकेशन के ज़रिए एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को चलाना पड़ेगा। यानी कि अगर मार्केट्स ऑल टाइम हाई हैं तो आपको अपनी एसेट एलोकेशन के ज़रिए, बेशक आपका 50% इक्विटी है, 50% डेट में है, उसको रिबैलेंसिंग के ज़रिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और एक और बात उन्होंने बोली कि ऑलवेज अलाइंग योर इन्वेस्टमेंट्स विद योर फाइनेंशियल गोल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया 1-2 साल के लिए, प्रॉफिट आ रहा है निकाल दो। इन स्पेशली जो SIP है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, वो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर होनी चाहिए। अनुसार मैं एक और बात ऐड करूंगा SIP की। SIP का जो स्टैटिस्टिक्स है, मोस्ट ऑफ द हम लोग जब SIP शुरू करते हैं तो ये कहा जाता है अरे मैं रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए 10 साल 20 साल मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर इट इज़ अ स्टार्टलिंग फैक्ट कि केवल जो लाइफ SIP की एक एवरेज लाइफ है वो सिर्फ 3 साल है। तो बातें तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बट अल्टीमेटली बड़े जल्दी हिम्मत हार जाता है। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि हमने ओवर कमिट कर दिया है, या फिर हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन थी, या फिर वो सारथी अच्छा नहीं था, या था ही नहीं। तो इसको ऊपर देखना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस टेम करके देखिए, ऑन अ लॉन्गर टर्म आपको इक्विटी अच्छी रिटर्न देगी। यहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट आता है कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि इक्विटी इज़ द आंसर टू एवरीथिंग। ये लोग काफ़ी जब मिलते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि जब इक्विटी 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न दे सकती है एक्सपेक्टेड, तो मैं क्यों किसी और एसेट क्लास को देखूं? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। बट आप अल्टीमेटली देखिए, हर एक एसेट क्लास का अपना अलग डिज़ाइन है रिटर्न देने का, साइकिल होता है। तो इक्विटी रिटर्न ऐसे लीनियर नहीं देती है, इक्विटी रिटर्न देती है ऐसे ऐसे ऐसे, right. तो वो एक कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे मैंने बताया 3-3, 4-4 साल के अभी वक्त आए हैं जहाँ पे इक्विटी ने कोई रिटर्न नहीं दी है। वहाँ पे आपके लीनियर रिटर्न प्रोडक्ट्स जो डेट होता है वो आपके काम आते हैं, जहाँ पे आपकी रिटर्न लीनियर होती है और एक आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मालूम है। जैसे मैं FD का एग्जांपल दूं, या P2P का एग्जांपल दूं, या कोई बॉन्ड का एग्जांपल दूं, कि आपको मालूम है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है, अगर आपने 10% यील्ड पे किया है, या 10% के आप P2 प्रोडक्ट मैंने जो अप टू 10% के P2P प्रोडक्ट में जा रहे हैं, या आप एक 8.5% का आप जो है कॉर्पोरेट FD आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आपको वो 8.5% आएगा। तो ये एक लीनियर रिटर्न प्रोडक्ट का होता है। दूसरा अगेन यही एसेट एलोकेशन की बात होती है कि अगर आप 100% इक्विटी में आ गए और मानिए एकदम से जो है मार्केट करेक्ट कर गई बहुत बुरी, अब आपके पास फ्रेश फंड्स ही नहीं है डालने के लिए, तो आप कहाँ से डालेंगे? तो डेट का एक ये भी काम होता है, जब मार्केट अपॉर्चुनिटीज थ्रो करती है, राइट सर। जैसे अब कोरोना बहुत बुरा वक्त था, लेकिन मैं उसको देख के थोड़ा सा मैं उसका ब्राइटर साइड देख रहा हूँ। जब 60% की वहाँ पे फ्लैट डिस्काउंट चल रहा था, शेयर्स में लगभग फ्लैट डिस्काउंट चल रहा था, अब मुझे उस वक्त परचेजिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए। डेट वो भी काम करता है। सो दैट इज व्हाई अगेन एसेट एलोकेशन इज वेरी बहुत ज़रूरी है, राइट। सो एसेट एलोकेशन के ज़रिए जैसा कि हमने फिर देखा कि एसेट एलोकेशन ही वो पैरामीटर है, वो फैक्टर है जो आपको एक तरीके से बचाएगा मार्केट की करेक्शन में भी, और आपके लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको भी पूरा करने में मदद करेगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच आप वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फराज सर, टाइम निकाला आपने, आप आए आज। थैंक यू।